वाचन अवधि यही कोई लगभग 12 मिनट से 12 मिनट। मतलब कि अभी आप वो सही राम का ठूंठ थे, वो सही राम का ठूंठ थे और ये खाली ठूंठ है। नहीं, आपकी कहानी, ये मेरी कहानी। अच्छा, वो वाचन शिवराज जी की लिखित थी। ठीक है, अब समझ में तो आया ना लेखक कौन है? जी, इसके लिए मैं ही जिम्मेवार हूँगा जी। आज घासीराम बड़ा उदास था। उसे बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए 1.5-2 घंटे हो गए थे, पर आज उसके साथ बैठने वाला कोई नहीं आया था। उसने बैठे बैठे 3 बीड़ी पी ली, पर कोई नहीं आया। फिर उसने ठीक से बरगद की ओर देखा और बोला, अब तेरी और मेरी कदर नहीं रही। समय के साथ साथ तू भी बूढ़ा हो चला है। देख, हमारा बचपन तेरे नीचे खेल खेल कर गुजरा है। जब हम बूढ़े हो गए तो तू भी कहाँ से जवान रहता। और बरगद भी पत्ते फड़फड़ाता हुआ इस बूढ़े हुए बालक की हाँ में हाँ मिलाता था। सब बोल रहा हो, जैसे सब बोल रहा हो, घासी मैंने तेरा ही नहीं तेरे बाप का भी बचपन देखा है, और उनसे भी बड़े बड़े मेरे नीचे खेलकर मेरी डालियों पर उछल कूद कर बड़े हुए हैं, फिर बूढ़े होकर जुदा हो गए। और देख, मैं भी अब अपने बुढ़ापे को लेकर कैसा उजड़ा उजड़ा सा दिख रहा हूँ। फिर घासी बोला, देख, अब गांव में 2 ही बूढ़े बाबा बचे हैं, एक तू और एक मैं, और अब दोनों की ही कदर नहीं रही। मैं भी देखते देखते 96 साल का हो गया हूँ, और तू तो 200-250 साल का होगा। जब ही तो तेरी मूंछें इतनी लंबी लंबी है। तभी एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे बरगद के पत्ते जोर से फड़फड़ाए। ऐसा लगा जैसे बरगद बाबा जोर के अट्टा हंस के साथ हंसा हो और घासी से कह रहा हो, हाँ घासी, उम्र तो मेरी 250 साल के आसपास ही रही होगी, पर ऐसा समय मैंने कभी नहीं देखा जैसा पिछले 20 वर्ष से देख रहा हूँ। अब किसी को मुझसे मतलब ही नहीं है, तो किसी को मेरी चिंता भी नहीं है। पहले बच्चे मेरे साथ खेलने आते थे, कभी किसी डाली पर कभी किसी डाली पर, दिन भर उछल कूद मचाते रहते थे। उनकी हंसी ठिठोली, कभी लड़ाई झगड़ा, कभी रोना धोना, सब देख देख कर मेरा मन भी उन्हीं में लगा रहता था। कभी बूढ़ा होने का ख्याल आया ही नहीं। दोपहर में शाम को बूढ़ों की टोली अलग से जमती थी। उनकी बातों को सुनकर मैं हंसता रहता था, खासकर जब कोई सा बूढ़ा अपनी उम्र ज़्यादा होने का सहारा लेकर बहादुरी की गप हाँकता था, डींगे मारता था, तो मुझे हंसी आती थी कि आज ये जो इनमें इतना बड़ा बन रहा है, कल तक यही मेरे नीचे ही कक्षा में पेशाब निकल जाता था इसका, पर इसकी बातें सुन सुनकर मेरा समय कट जाता था। पर अब किसी को फुर्सत ही नहीं है। औरतें साल में एक बार आकर मेरी पूजा के बहाने पत्ते तोड़ कर ले जाती हैं। पत्ता नहीं, ये कैसी पूजा है कि जो मुझे ठूंठ बनाने से होती है, वह भी मेरे ही नाम पर। पहले कभी सारे सावन मेरी ही डालियों पर 2-2, 3-3 झूला पड़ी रहती थी। देर रात तक जब वे झूलती और गाती थी तो उनकी स्वर लहरी मुझे आनंदित करती थी, जबकि उनके झूला से मुझे दर्द होता रहता था, पर उनकी खुशी में मैं अपना दर्द भूल जाता था। ऐसा लगा जैसे घासी बरगद बाबा के मन की बात सुन रहा हो और सुनकर बोला, बरगद बाबा, अब मेरा भी मन जीने से उगता गया है। मेरे साथ के फकीरा, रामलाल, कन्नू, रफीक, जाफर, चैतू सब धीरे धीरे दुनिया से विदा हो गए। अब किससे मन की बात करूं? कौन जवानी के दिनों की याद दिला दिलाकर जिंदगी में जोश भरेगा, जीने की लालसा जगाएगा? अब बहुत अकेलापन आ गया है जिंदगी में, और जब से अजीत की माँ गई है, जिंदगी सूनी हो गई। बेटा बेटी, पोते पोती होते हुए भी एक खालीपन सा हो गया। जो तेरे नीचे बैठकर बीड़ी पीते हुए गप्पे मारकर सुकून मिलता था, अब नहीं मिलता। बालक टीवी, मोबाइल, किताबों में उलझे रहते हैं, बेटा बीवियों से उलझे रहते हैं, रोटी पानी दवा गोली सब है, पर इस बूढ़े के लिए अब किसी के पास समय नहीं है। और ये बच्चे सोचते हैं कि जिंदगी सिर्फ यही है, सब टीवी और बीवी में मस्त हैं, अब किसी के घर भी आ जा नहीं सकते। जहीर की तबीयत खराब चल रही है, सोच रहा था उससे मिलकर हालचाल पूछाऊं, पर फिर याद आया कि जहीर के छोटा बेटा असलम की बीवी किसी के घर आने पर घर सिर पर उठा लेती है, बड़ी चिल्लपों करती है, तो सोच रहा हूँ अजीत से ही उसकी राजी खुशी पूछ लूँगा। और बरगद बाबा, अब मेरा भी कोई भरोसा ना है, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए।
आजकल चलना फिरना भी मुश्किल से ही हो पा रहा है। तुझे तो सब पता है, जो मैं 2-4 दिन दिखाई ना दूं और तेरे पास ना आऊं तो बुरा मत मानियो। तभी घासी के पोते पवन ने आवाज दी, बाबा घर चलो, मम्मी ने खाना बना लिया है, खाना खा लो। और फिर पवन घासी की उंगली पकड़कर घर को ले चला और जाते जाते उसने पूछा, बाबा तुम किससे बात कर रहे थे? बरगद बाबा से। घासी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बरगद बाबा तुम्हारी बात सुन लेते हैं? पवन ने जिज्ञासा जताई। हाँ बिल्कुल सुन लेते हैं और अपनी बात भी मुझसे कहते हैं। घासी थोड़ा सा हंसते हुए बोला, ऐसा भी कहीं होता? तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। पवन आश्चर्यचकित होकर बोला, सच में बरगद बाबा बात करते हैं, पर उनकी बात सिर्फ तुम्हारे बाबा ही समझ सकते हैं। घासी बोला। पवन ने सहमति में सिर हिलाया, पर बाबा मैं बरगद बाबा की बात क्यों नहीं सुन सकता, उनसे बात क्यों नहीं कर सकता? पवन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हुए कहा, क्योंकि तुम बरगद बाबा के साथ खेलते नहीं हो इसलिए। घासी ने पवन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पर बाबा तुम तो जानते ही हो मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ और हमारी मैम इतना होमवर्क देती है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता। फिर टीवी पर कार्टून और फिल्म भी देखनी होती है ना, तो तुम ही बताओ हम बरगद बाबा के साथ कब खेलें? पवन ने बड़ी ही मासूमियत के साथ अपनी मजबूरी रखी। बात तो बेटा तेरी भी ठीक है। आज छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगी के साथ इतने झमेले हैं कि उनका बचपन कुम्हला रहा है। ये माँ बाप अपनी नाकामी को अपने छोटे छोटे बच्चों से पूरी कराना चाहते हैं। घासी बड़बड़ाता हुआ चल रहा था। बाबा कुछ कह रहे हो? पवन ने पूछा। ना बेटा बस यूं ही बड़बड़ा रहा हूँ, घासी बोला। और फिर घासी खाना खाकर लेट गया, पर नींद उसकी आंखों से दूर तक नहीं थी, उसकी आंखों में दूर तक नहीं थी। एक तो बुढ़ापे में वैसे ही नींद नहीं आती भी है तो रात में 10-12 आँख खुलती है। और आज जब वह दुकान पर बीड़ी लेने गया था तो वहाँ पर 1-2 आदमी बात कर रहे थे कि गांव का रास्ता चौड़ा होगा जिसमें कई घर भी थोड़े थोड़े टूटेंगे और रास्ते में जो पेड़ पौधे होंगे वह भी कटेंगे। अगले महीने मंत्री जी का अगले गांव में दौरा है और उस गांव का रास्ता हमारे गांव में से होकर जाता है, तो यह काम भी बहुत जल्दी होगा। तभी एक बोला, हाँ मैंने भी सुना है कि रोड बनाने का ठेका दे दिया गया है। घासी रात भर यही सोचता रहा कि क्या बरगद बाबा को भी यह लोग काट डालेंगे। फिर खुद ही जवाब देता, नहीं ये तो गांव की पहचान है, उसे कैसे काट देंगे। फिर उसे शंका होती कि सरकार के काम के बीच यदि मंदिर भी आ जाए तो यह उसे भी तोड़वा कर अपना काम पूरा करते हैं, तो बरगद बाबा को क्या समझेंगे। अगर बरगद बाबा को सचमुच काट दिया तो मैं कहाँ जाकर बैठा करूँगा। मेरा जो कुछ थोड़ा बहुत समय वहाँ कट जाता है वह कैसे कटेगा। और कटते वक्त बरगद बाबा ने जो पूछ लिया कि घासी तुम्हारे रहते हुए मुझे कोई कैसे काट रहा है, तो मैं क्या जवाब दूंगा। हे भगवान, बरगद बाबा के कटने से पहले मुझे इस दुनिया से उठा लेना, मैं वह सब ना देख पाऊंगा। यही सब सोचते सोचते और खुद से ही सवाल जवाब करते करते ना जाने कब नींद आ गई। घासी को पता ही नहीं चला। सुबह जब वह उठा तो अजीत पास में खड़ा था और कह रहा था, बाबा हाथ मुँह धो लो, मैं चाय नाश्ता लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा, घासी ने अजीत से कहा। और 5-7 मिनट बाद अजीत चाय नाश्ता लेकर आ गया और घासी को देते हुए बोला, लो बाबा चाय पी लो। और हाँ बाबा, रजनी, अजीत की पत्नी रजनी बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत कुछ खराब है। बेटा अजीत, बुढ़ापा अपने आप में सबसे बड़ा रोग है, तो अब क्या बताऊं। घासी ने थोड़ी सी निराशा से बताया। नहीं बाबा बताओ, मैं डॉक्टर को यही बुला लूंगा या डॉक्टर के पास ले चलूंगा। अजीत ने चिंता प्रकट की। अजीत बेटा यूँ बता, कल जगन की दुकान पर बात चल रही थी कि गांव का रास्ता चौड़ा होगा और कुछ घर भी टूटेंगे। घासी ने जिज्ञासा जताई। हाँ बाबा, जिन्होंने घर आगे बढ़ाकर दीवार कर रखी है उनकी दीवार टूटेगी, अजीत ने बताया। हमारा घर तो बच जाएगा, घासी ने फिर चिंता जताई। हाँ बाबा, हमारे घर को कुछ नहीं होगा, हाँ दरवाजे की पैड़ी टूटेगी, उन्हें बाद में बनवा लेंगे, अजीत ने कहा। अच्छी बात है। अच्छा अजीत, यह बता कि बरगद बाबा तो बच रहा है ना, इस बार घासी ने जिज्ञासापूर्वक पूछा। नहीं बाबा, बरगद का पेड़ रोड में आ रहा है, वैसे भी बहुत पुराना हो गया है। इंजीनियर कह रहा था कि यदि बरगद को छोड़ भी दिया जाए
तो यह किसी दिन तेज हवा या आंधी में रोड पर गिर जाएगा, जिसमें आने जाने में परेशानी तो होगी, हो सकता है कोई दुर्घटना भी घट जाए, अतः बरगद का काटना बहुत जरूरी है। रामलाल ने उससे बरगद को काटने को मना भी किया था कि बरगद को छोड़कर रोड बनाओ, तो इंजीनियर बोला कि पेड़ बहुत पुराना हो गया है, लगभग ठूंठ ही है, जहां तहां कुछ हरे पत्ते दिखाई देते हैं, ज्यादातर डाल तो सूखी हुई है, और अब इसके रहने ना रहने का कोई बड़ा औचित्य तो है नहीं। फिर हम इसे बचाने के चक्कर में रोड में मोड़ भी नहीं दे सकते, अतः बरगद तो कटकर रहेगा, और इसको काटने का ठेका भी इसी गांव के फकरू को दे दिया है। वह जल्दी ही इसे काट कर जगह को साफ कर देगा। ये फकरू ठेकेदार कौन है? घासी ने पूछा। बाबा, इसी गांव का नसीम था कोई, जो 50-60 साल पहले गांव छोड़कर शहर में जा बसा था, उसी का छोटा पोता है। तुम तो उसे जानते होगे, अजीत ने बताया। नसीम मुझसे कोई 15-20 साल बड़ा था। जब हम जवान हुए तो वह शहर कमाने चला गया, बाद में पता चला कि वह वहाँ चिनाई की ठेकेदारी कर रहा है। यही फर्क होता है नए और पुराने में। अगर आज नसीम होता तो चाहे उसे कोई कितने ही पैसे देता, और वह बरगद बाबा को काटने की बात तो छोड़ो, किसी को छूने भी नहीं देता, क्योंकि बरगद नसीम के लिए बाबा होता, पर फकरू के लिए तो बरगद खाली एक पुराना पेड़ है। उसे बरगद से कैसे प्यार होगा? ना तो वह इस गांव में पला बढ़ा, और ना ही बरगद के नीचे खेला, ना ही उसने कभी बरगद की डालियों पर उछल कूद मचाई, तो उसे बरगद से लगाव क्यों होगा? घासी गुस्सा और चिड़चिड़ाहट से बोला। पर बाबा, फकरू ना काटता तो कोई और काटता। जब सरकार ने फैसला ले ही लिया है तो कोई ना कोई फकरू बन ही जाता, अजीत घासी को समझाते हुए बोला। अजीत, कैसे भी कुछ भी करके तो बरगद बाबा को कटने से बचा ले। घासी चिंतित और विनती के स्वर में बोले। पर बाबा, मैंने अभी तो बताया है, रोड का और बरगद बाबा का ठेका दिया जा चुका है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी अब बरगद बाबा बहुत बूढ़ा हो गया है, अब इसकी इतनी छांव भी नहीं है, और अब तो ना उसके नीचे बालक खेलते हैं, ना ही अब कोई चौपाल लगाता है, और अब गांव को बरगद बाबा से ज़्यादा चौड़ी सड़क की ज़रूरत है। तो गांव वाला कोई भी विरोध नहीं कर रहा है, उल्टे सब खुश हैं कि रोड चौड़ी होगी तो सबको फायदा होगा। बरगद बाबा की चिंता किसी को नहीं है, तुम भी मत करो। अजीत घासी को समझाते हुए बोला। अजीत, मैं तो जीते जी बरगद बाबा को कटते नहीं देख सकता। तू ऐसा कुछ कर जो ये लोग मेरे जीते जी बरगद बाबा को काट ना सके। घासी अजीत से विनती करने लगा। बाबा, अब यदि किसी ने बरगद बाबा को काटने से रोका तो पुलिस उसे थाने ले जाएगी और केस दर्ज कर जेल भेज देगी। अजीत ने साफ गोई से कहा और चाय के बर्तन ले जाते हुए बोला। बाबा, तुम भी बरगद की इतनी चिंता मत करो, उसे एक न एक दिन तो खत्म होना ही था। पूरी तरह ठूंठ होकर जब खुद गिर जाता तभी कौन सी बड़ी बात हो जाती। आज गांव के विकास की खातिर उसे काटा जा रहा है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम अपनी दवा टाइम से लेते रहो और इस बात की चिंता छोड़ दो। और इसके बाद अजीत चला गया और घासी बरामदे में खाट पर पड़ा पड़ा सोचता रहा। उसकी आंखों के सामने बरगद बाबा से जुड़ी एक एक याद रह रह कर आती रही और हर याद के साथ घासी की खुशी बढ़ती। अगले ही पल बरगद बाबा के कटने के ख्याल से ही वह सिहर उठता और याद करने लगता कि जब वह छोटा बच्चा था, कच्ची मिट्टी के घर से और आंगन से ही बरगद बाबा के नीचे कौन कौन खेल रहा है, कौन डालियों पर चढ़कर शोर मचा रहा है, सब दिख और सुनाई दे जाता था। फिर समय के साथ कच्चे मकान पक्के बने तो आंगन और रास्ते के बीच बाड़ लगा दी गई, फिर भी बरगद बाबा वहाँ से खुला ही दिखता था। फिर अजीत की शादी हुई तो लकड़ी की बाड़ की जगह ईंट की 5 फुट ऊंची पक्की दीवार बना दी। अब बरगद बाबा की डालियां ही दिखती थी। फिर चरनी ने सामने 2 मंजिला मकान बना लिया तो अब बरगद बाबा की सबसे ऊपर की कुछ टहनियां ही दिखाई देती हैं, जिन्हें घासी अपने बरामदे में लेटे लेटे देखता रहता है और बरगद बाबा और खुद के दिनों को याद कर करके ही अपना अकेलापन कम कर लेता है। आज घासी अपनी और अजीत की बेबसी पर बड़ा दुखी हो रहा था कि वे कैसे बरगद बाबा को कटने से बचाने में ऐसा महसूस कर रहे थे। साथ ही वह सोच रहा था कि अब क्या सब कुछ जरूर तय करेंगी, रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत सब ज़रूरत के हिसाब से चलेंगे। फिर इस तरह तो मैं भी ठूंठ ही हूँ जो बच्चों पर बोझ हूँ, वैसे भी मेरी ज़रूरत अब किसको है।
और मैं किसकी ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ। पता नहीं बच्चे भी अपना फर्ज निभा रहे हैं या अपना कर्ज चुका रहे हैं जो मुझे चाय पानी रोटी कपड़े आदि से सहेजे हैं, नहीं तो मैं भी कब का ठूंठ हो चुका हूँ। वो इसी प्रकार के सोच विचार में डूबा रहा। कब दिन ढला कब रात हुई उसे पता ही नहीं चला। हाँ, जब रात में घासी के पेट में दर्द हुआ तो वह सोच गया तो उसने देखा पेट खराब हो गया है और फिर वह पूरी रात में 7-8 बार सोच गया, जिससे फिर उसे सुबह उठने की हिम्मत नहीं बची थी। सुबह अजीत ने उसे जगाया। बाबा ओ बाबा, खड़े हो जाओ, हाथ मुंह धो लो, मैं चाय लेकर आया हूँ। अजीत बड़ी मुश्किल से घासी के मुंह से निकल पाया। हाँ बाबा, अजीत ने चिंता से घासी के पास जाकर पूछा। मेरी तबीयत खराब हो गई है, रात भर दस्त रहे हैं, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा है। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से घासी बता पाया। बाबा तुम्हें तो बुखार भी है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ, अजीत ने चिंता भरे स्वर में कहा। और फिर अजीत डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने घासी का मुआयना कर दवा दे दी और बताया कि खाने में किसी चीज़ से परेशानी हो गई है, समय पर दवा देते रहना बाबा, ठीक हो जाएंगे। दस्त तो बंद हो गई पर बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बुखार में घासी यदा कदा आंखें खोलकर बरगद बाबा की ओर देख लेता और तसल्ली कर लेता कि अभी बरगद बाबा को कुछ नहीं हुआ है, और अक्सर सोता हुआ बड़बड़ाता रहता कि बरगद बाबा को मत काटो, मैं तुम्हें इसे काटने नहीं दूंगा, मेरे जीते जी तुम इसे हाथ भी नहीं लगा सकते। रजनी अजीत से बोली, बाबा को बरगद की चिंता कुछ ज़्यादा ही है, घर में हम सब का नाम लेकर नहीं बड़बड़ाते, बस बरगद बाबा ही सोते और जागते दिखाई दे रहे हैं। अजीत ने कहा, तुम नहीं समझोगी, बरगद बाबा और बाबा का रिश्ता क्या है। घासी के बीमार होने की सूचना जैसे ही मोहल्ले पड़ोस वालों को मिलती तो वे कुछ सम्मानवश और कुछ औपचारिकता निभाने को घासी का हालचाल पूछने चले आते। बाबा ठीक हो, पड़ोस की चरनी ने कहा। इस पर घासी ने थोड़ी सी आंख खोल कर देखा और आंखें बंद कर ली। चरनी अजीत से कह रहा था, लेदे के गांव में 2 ही बुजुर्ग बचे थे, एक बरगद बाबा और दूसरे घासी बाबा। बरगद बाबा को तो कल परसों में ठेकेदार काट देगा, पर घासी बाबा को तो बचे रहना चाहिए। बुखार कोई ऐसी बड़ी बीमारी तो नहीं है कि ठीक ही ना हो। अजीत ने कहकर सिर हिलाया। 2 दिन हो गए थे, घासी ने ना तो कुछ खाया था और ना ही पिया था, बस कभी कभी बीच में आके खोलकर अजीत को और पवन को देखते और आशीर्वाद की मुद्रा में अपने हाथ उठा देते। पर आज घासी बाबा ने अजीत से कुछ खाने को मांगा और थोड़ा सा खाकर कुछ ठीक से भी दिखाई दिए। रिश्तेदार और पड़ोसी भी ये देखकर खुश थे कि चलो घासी बाबा की तबीयत को सुधर रही है। उधर फकरू अपनी मशीनों और आदमियों के साथ बरगद को काटने आ पहुंचा और बरगद को कटते देखने के लिए गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। तभी किसी बच्चे ने घासी बाबा के यहाँ आए हुए अपने बाबा से कहा, बाबा बरगद बाबा को काटने वाले आ गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लेकर आए हैं। वहाँ गांव के सारे बालक इकट्ठे होकर बाबा को कटते देखने आए हैं। क्या क्या घासी के मुंह से निकला और कुछ मुंह में ही रह गया। घासी ने बरगद की फुनगी की ओर देखा, बिल्कुल चुपचाप थी, जैसे मौन धारण कर घासी की ओर ही देख रही हो और कह रही हो, घासी मुझे बचा लो। अचानक से मशीनों के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी और फुनगियाँ जोर जोर से हिलने लगी, जैसे बरगद बाबा हाथ उठाकर हाथ के झोले दे देकर घासी को ही बुला रहे हों कि घासी मुझे बचा लो। और फिर अचानक घासी बाबा के शरीर में हरकत हुई, खाट से उठे और बोले, बाबा को मत काटो, बाबा को मत काटो, मेरे जीते जी तुम बाबा को छू भी नहीं सकते। तभी अजीत और रिश्तेदार तुरंत उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगे, पर घासी बाबा 4 कदम चलते ही गिर पड़े। तभी लोगों ने गिरने की 2 आवाज़ें सुनी, एक बहुत तेज थी और एक बहुत धीमी, जिसका जितना वजूद था गिरने की आवाज़ भी वैसी ही थी। एक तरफ घासी बाबा के जाने पर रोना चीखना शुरू हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ बच्चे तालियां बजा बजा कर चीख चिल्ला रहे थे। फिर धीरे धीरे दोनों के शरीर को गांव से विदा करने की तैयारी होने लगी। ठकरू पहले से ही ट्रकों का इंतजाम करके लाया था। बरगद को टुकड़ों में काट कर ट्रकों में लादा जा रहा था। उधर घासी की कफन काठी तैयार हो रही थी। यही कोई दिन के 4 बजे होंगे। घासी की अर्थी को लेकर लोग जा रहे थे, पीछे पीछे गांव वाले थे, उनके पीछे टुकड़ों में बरगद बाबा की भी अर्थी जा रही थी। बड़ा ही गंभीर नजारा था। लोग आपस में बात कर रहे थे कि घासी बाबा कह रहे थे कि मेरे जीते जी बरगद को कोई नहीं काट सकता, और उन्होंने अपनी बात पूरी की। कोई कह रहा था
कि यह तो उनका बुढ़ापे का पागलपन था, नहीं तो कोई पेड़ के लिए इतनी चिंता करता है। कोई कह रहा था घासी बाबा और बरगद बाबा का रिश्ता अनोखा था जो हमारी समझ से परे है। तभी किसी ने पीछे से कहा गांव के सबसे पुराने दो ठूंठ थे, गांव में सबसे पुराने दो ठूंठ थे, आज दोनों एक साथ ही उखड़ गए। और मैं सोचता हुआ चुपचाप चलता रहा कि क्या बूढ़ा होना ही ठूंठ होना है? उसके जीवन का अनुभव का कोई महत्व नहीं है? क्या कोई समझ पाएगा घासी और बरगद बाबा का रिश्ता, उनका सुख दुख और उनकी आपस की भाषा? शायद नहीं।